आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। शाम के 4 बज चुके हैं और इस वक्त हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले वो 4 टॉप न्यूज दिखाते हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रही हैं। मध्य प्रदेश की सियासत की बात होगी। एमपी में सियासी ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा। आज एमपी विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद स्पीकर ने सदन को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कमलनाथ सरकार प्रोटेस्ट से आज तो बच गई, लेकिन ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दूसरी बड़ी खबर है, अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने बैड लोन और अर्थव्यवस्था में मंदी को लेकर सरकार को घेरा। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने जवाब देते हुए बताएंगे आपको। तीसरी खबर है, निर्भया के दोषियों की फांसी से जुड़ी हुई दिल्ली गैंगरेप के दोषी मुकेश के पूर्व वकील वृंदा ग्रोवर के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका खारिज होने के बाद निर्भया के दोषियों की फांसी का रास्ता तय हो गया है। चौथी खबर कोरोना वायरस से जुड़ी है। पूरी दुनिया को परेशान करने वाले कोरोना वायरस से भारत में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले बढ़कर 119 हो गए हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य प्रभावित हुआ है तो वो महाराष्ट्र है। तो इन चारों खबर का पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की वो खबरें जो आज सुर्खियों में बनी रही हैं। टॉप न्यूज से शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के सामने बीजेपी विधायकों की परेड। 106 विधायकों की चिट्ठी, 12 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट कराने की रखी मांग। कमलनाथ सरकार के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बीजेपी ने स्पीकर के फैसले को किया चैलेंज। कोरोना के चलते 26 मार्च तक विधानसभा स्थगित। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के लिए बढ़ी कांग्रेस की मुश्किल। एक और विधायक मंगत गामित का इस्तीफा। अब तक 5 विधायकों ने छोड़ी है पार्टी। लोकसभा में राहुल गांधी ने उठाया बैड लोन का मामला। कहा 50 डिफॉल्टर्स का नाम बताया सरकार ने कहा वेबसाइट में मौजूद है सारी जानकारी। येस बैंक के ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर। 18 मार्च से शुरू होगी बैंक की सभी सेवाएं। 19 मार्च से आम लोगों के लिए खुल जाएंगे बैंक। सूत्रों के हवाले से आई खबर। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। अब तक 119 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि। पीएम मोदी ने कहा चुनौतियों से निपटना है हमारी मजबूती। महाराष्ट्र के लिए मुसीबत बना कोरोना। अब तक सबसे ज्यादा 38 लोगों में वायरस की पुष्टि। पुणे में लगाई गई धारा 144। कोरोना वायरस के खतरे के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। शाहीन बाग पर भी लागू होगा आदेश। कोच्चि एयरपोर्ट पर रियलिटी शो के कॉन्टेस्टेंट के वेलकम पर कार्रवाई। पुलिस ने दर्ज किया केस। कोरोना के चलते लोगों की गैदरिंग पर लगी हुई थी रोक। कोरोना को लेकर रेलवे ने शुरू किया स्वच्छता अभियान। ट्रेनों से हटाए गए कंबल और पर्दे। ट्रेनों को किया जा रहा है सैनिटाइज। दिल्ली से गाजियाबाद में कोरोना को लेकर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मारा नकली सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी पर छापा। 4 आरोपी गिरफ्तार। कोरोना की वजह से ईरान में फंसे 53 भारतीयों की वतन वापसी। आज सुबह जैसलमेर पहुंचे एयर इंडिया का विमान। एयरपोर्ट पर ही सभी की हुई स्क्रीनिंग। उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं की एंट्री पर लगी रोक। कोरोना को लेकर मंदिर प्रबंधन का फैसला। 31 मार्च तक भस्म आरती में शामिल नहीं हो पाएंगे श्रद्धालु। स्पेन में कोरोना से लड़ने का अनोखा तरीका। मैड्रिड में तालियां बजाकर लोगों ने बढ़ाया एक दूसरे का हौसला। कोरोना के चलते लोगों को किया गया है लॉकडाउन। कोरोना की वजह से शेयर बाजार की भी बिगड़ी हालत। सेंसेक्स में करीब 2700 की गिरावट। निफ्टी भी करीब 750 करोड़ का। महंगाई के मोर्चे पर मामूली राहत। फरवरी में थोक महंगाई दर गिरकर 2.26% पर पहुंची। जनवरी में 3.1% थी। निर्भया के दोषियों की फांसी का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दोषी मुकेश की याचिका। 20 फरवरी को दी जानी है चारों दोषियों की फांसी। यूपी के बागपत में दर्दनाक सड़क हादसा। बैलेंस बिगड़ने पर सड़क पर गिरा बाइक सवार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हादसे की तस्वीर। यूपी के कानपुर में चलती वैन में लगी आग। वक्त रहते गाड़ी से कूदकर ड्राइवर ने बचाई जान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। प्रैक्टिस सेशन में महेंद्र सिंह धोनी ने की विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करते हुए धोनी का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। कोरोना ने आज आपको बता दें कि जिस तरह से पूरी दुनिया के लिए दहशत बना हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश के सियासी संग्राम में एक अहम भूमिका निभाई। जी हां, आज प्रोटेस्ट की मांग थी, प्रोटेस्ट हो भी जाता, लेकिन कोरोना की वजह से दूसरी विधानसभाओं का हवाला देते हुए कि वहां पर कार्रवाई जो है स्थगित कर दी गई है, कामकाज नहीं हो रहा है, तो ऐसे में प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। 26 तारीख तक के लिए कार्रवाई स्थगित की गई। कमलनाथ की सरकार प्रोटेस्ट से बच गई, लेकिन अब बीजेपी सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में। कोरोना ने डाला कमलनाथ का संकट। फ्लोर टेस्ट से पहले ही विधानसभा स्थगित। एमपी की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक आई। एमपी का सियासी ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा। बजट सत्र से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों जीत के दावे कर रही थी, लेकिन सदन में फ्लोर टेस्ट हुआ ही नहीं। साथ ही स्पीकर ने कोरोना की वजह से विधानसभा को 26 मार्च तक स्थगित कर दिया। इस तरह
कोरोना ने कमलनाथ सरकार को फिलहाल राहत दिला दी। तमाम दूसरी विधानसभाएं, चाहे राजस्थान हो, केरल हो, छत्तीसगढ़ हो, तमाम स्थगित की गई हैं इसके भय को देखते हुए कोरोना के। ऐसे में मध्य प्रदेश में स्थगित होती है तो भारतीय जनता पार्टी शोर मचा रही है, जो कि मैं समझती हूँ बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। उधर बीजेपी स्पीकर के इस फैसले का विरोध कर रही है। पूर्व सीएम और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान पार्टी के विधायकों के साथ राजभवन पहुंच गए, ये दिखाने कि एमपी में कांग्रेस अल्पमत में है और बहुमत उनके पास है। शिवराज ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है और एमपी में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। लेकिन मुख्यमंत्री बच रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये सरकार अब अल्पमत की सरकार है और इसलिए राज्यपाल महोदय के आदेश का पालन नहीं किया, निर्देश का पालन नहीं किया और सरकार रणछोड़दास बन गई। एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने और पार्टी के 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद से कमलनाथ सरकार संकट में है। मौजूदा संख्या बल को देखते हुए बीजेपी का दावा मजबूत है, इसीलिए वो फ्लोर टेस्ट पर अड़ी है। लेकिन कांग्रेस की दलील है कि उसके कई विधायकों को बंदी बना लिया गया है, इसीलिए अभी फ्लोर टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं। सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी गतिरोध का असर साफ नजर आने लगा। राज्यपाल लालजी टंडन के भाषण की शुरुआत में ही टोका टाकी होने लगी और फिर राज्यपाल ने 1 मिनट से भी कम वक्त में अपना अभिभाषण खत्म कर दिया। जिसका अपना दायित्व है वो शांतिपूर्ण तरीके से, निष्ठापूर्वक और संविधान के द्वारा निर्देशित परंपराओं के अलावा नियमों के साथ उसका पालन करें। अभिभाषण के बाद राज्यपाल तो सदन से बाहर चले गए, लेकिन स्पीकर ने 26 मार्च तक सदन स्थगित करने का जो ऐलान किया उससे एमपी को लेकर जारी सियासी घमासान और तेज हो गई है। टीम न्यूज़ नेशन। इस बीच राजभवन में राज्यपाल के सामने बीजेपी विधायकों की परेड करवाई गई। 106 विधायकों के साथ शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे। राज्यपाल ने सभी विधायकों से बात की। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर हल्ला साधा। शिवराज ने कहा कि एमपी में कांग्रेस सरकार बहुमत खो चुकी है। वहीं बीजेपी विधायकों के परेड के दौरान राज्यपाल ने विधायकों से पूछा भी कि क्या आप अपनी मर्जी से आए हैं। विधायकों ने कहा कि कोई दबाव नहीं है, अपनी मर्जी से आए हैं। जितने लोग हैं सब अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर आए हैं। इस समय आप राज्यपाल के संरक्षण में हैं। किसी तरह का भय शंका न हो, आपको पूरी आजादी है कि आप अगर कोई दूसरा मत रखते हैं तो बता दें। तो मैं ये मानता हूँ कि जो आप भी रहे और यहाँ उपस्थित हैं, ये सब अपनी स्वेच्छा से और अपनी जो लोकतांत्रिक अधिकार है उनका प्रयोग करने के लिए मुझे ज्ञापन किया है। अब आप निश्चित रहें, अगर मैंने कोई निर्देश दिया है उसका पालन कराने की भी मुझे विधि आती है। जो आदेश मैंने दिया है मैं इस बात को जो भी इसमें उचित है वो कार्रवाई करूंगा। आप निश्चित होकर रहें कि आपके अधिकारों का हम कोई नहीं कर पाएंगे। आप निश्चिंत रहें। चलिए, इस बीच दावे अपनी अपनी ओर से हो रहे हैं खूब। कमलनाथ सरकार विक्ट्री का साइन दिखाते हुए आज भीतर दाखिल होती है। वहीं बीजेपी आरोप लगाती है कि ये अल्पमत की सरकार है। नेताओं की बयानबाजी लगातार जारी है और हर कोई दम भर रहा है अपने पास संख्या होने का।
देखिए, कमलनाथ जी चाहे कितनी कोशिश कर लें, कांग्रेस चाहे कितनी कोशिश कर ले, अब ये सरकार टिकने वाली नहीं है। ये सरकार जा चुकी है, केवल कानूनी औपचारिकता बाकी है। और अगर ऐसा नहीं होता तो कोरोना का भय नहीं है, ये सरकार के जाने का भय है, जिसके कारण से उन्होंने विधानसभा का सत्र स्थगित किया। 26 तारीख तक कोरोना को लेकर आगे बढ़ा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है पहुंची है बीजेपी। हाँ ठीक है, ये उनका अधिकार है, बट सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरी परिस्थितियां होंगी और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा सबको मान्य होगा। और आज तूने नो कॉन्फ्रेंस मोशन भी मूव किया है, आई थिंक उसकी भी डेट आ जाएगी। मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। रणनीति को लेकर चिंतन मंथन हो रहा है। बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर के घर जाकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की। एमपी में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। न्यूज नेशन संवाददाता मोहित राज दुबे और ज्यादा तफसील से जानकारी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर दिल्ली में भी हलचल है। फ्लोर टेस्ट स्पीकर ने आज नहीं किया है। इस वक्त देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर के आवास में बड़ी बैठक चल रही थी। नरेंद्र सिंह तोमर और धर्मेंद्र प्रधान एक साथ जो है बैठक करने के बाद निकले हैं। मंथन और आत्मचिंतन यहाँ पे किया गया है कि आगे की रणनीति क्या होगी। तमाम जो बड़े नेता हैं वो एक एक करके जो है नरेंद्र सिंह तोमर के आवास से निकल रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और आज गवर्नर के अभिभाषण के बाद फ्लोर को स्थगित कर दिया गया, विधानसभा को स्थगित कर दिया गया कोरोना की वजह से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही है कि सदन के भीतर बहुमत परीक्षण करवाया जाए। ऐसे में अब देखने वाली बात यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है, सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश क्या होता है। लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक कर रही है और बैठक में रणनीति इस बात को लेकर बना रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बहुमत परीक्षण करने की बात करता है तो किस ढंग से बहुमत हासिल सदन के भीतर किया जाए। देखिए, तमाम जो बड़े नेता हैं वो एक एक करके निकल रहे हैं और ऐसे में अब देखने वाली बात यही होगी कि विधानसभा में बाजी कौन मारता है, मध्य प्रदेश की सियासत का सिकंदर कौन होता है। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। कांग्रेस ने 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। इन सभी विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। ये सभी बागी विधायक अहमदाबाद से जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। बागी विधायकों के इस्तीफे के बाद राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की राह आसान हो रही है और कांग्रेस के खाते से एक सीट जाती हुई दिख रही है। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस की मुश्किलें भले ही कम नहीं हो रही हों, लेकिन बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी का हमला लगातार जारी है। राहुल ने आज सदन में येस बैंक का मुद्दा उछाला और बैंक डिफॉल्टर के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। सरकार की ओर से अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया तो कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। नाम पूछे और वो जवाब नहीं मिला। बैंकों में लूट का मुद्दा संसद में भी गूंजा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने येस बैंक का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर हमला बोला, लेकिन सरकार को घेरने की कोशिश में एक बार फिर राहुल गांधी आंकड़ों में उलझ गए। आप वकील मत बनो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के बैंकों से चोरी की है उनको मैं पकड़ कर वापस लाऊंगा। तो मैंने प्रधानमंत्री जी के सरकार से उनके नाम पूछे, 50 नाम पूछे और वो जवाब नहीं मिला। तो मेरा पहला सवाल यह है कि उनके 50 नाम क्या हैं? माननीय मंत्री जी, वाइस फाइनेंस मिनिस्टर, माननीय अध्यक्ष वाइस फाइनेंस मिनिस्टर सांसद का उत्तर देना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी सरकार बैंक डिफॉल्टर्स की बात करती है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आज जैम पड़ी है, धसी हुई है, एक के बाद एक बैंक डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो मैंने ये पूछा कि भाई ये जो 500 विलफुल डिफॉल्टर्स हिंदुस्तान के सबसे बड़े हैं, ये कौन है? इनके नाम मैंने पूछे। सिंपल सा क्वेश्चन था, उसका जवाब नहीं मिला, लंबा भाषण मिला। मगर मुझे जो चोट पहुंची कि जो मेरा पार्लियामेंट्री हक है, मेरा एक सेकेंडरी क्वेश्चन पूछने का, वो मुझे स्पीकर जी ने पार्लियामेंट में पूछने नहीं दिया। राहुल गांधी के सवाल पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद वित्त मंत्री से जवाब की मांग पर अड़े रहे, लेकिन वित्त राज्य मंत्री ने ऐसा पलटवार किया कि कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। हर बैंक सुरक्षित है,
बैंक सुरक्षित है और यस बैंक का हर डिपॉजिटर सुरक्षित है। और हमारी सरकार ने रिकंस्ट्रक्शन के लिए कदम भी उठाए और 3 दिन के अंदर उठाए तो हमारी सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने उठाए। ये इनकी सरकार नहीं कर पाई। फोटोग्राफ उनके साथ इनके पूर्व वित्त मंत्री की नजर आई, इनके लोगों की पेंटिंग भी की, लेकिन हम लोग वहां पर नहीं गए। ये पहला मौका नहीं है जब सवाल उठाते हुए राहुल गांधी खुद घिर गए हों। सोमवार को भी जब राहुल गांधी घिर गए तो कांग्रेस सांसदों ने राहुल को सप्लीमेंट्री सवाल न पूछे दिए जाने का हवाला देकर सदन में नारेबाजी की और विरोध में वॉकआउट भी किया। टीम न्यूज़ नेशन। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो निर्भया केस से जुड़ी हुई है। उसके दोषियों की फांसी का रास्ता साफ हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश की भी याचिका को खारिज कर दिया और अब 4 दोषियों की फांसी का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश की याचिका खारिज कर दी है। मुकेश की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर खारिज किया कि यह विचार योग्य नहीं है। दरअसल 6 मार्च को मुकेश के भाई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। आरोप लगाया गया था कि इस मुकदमे में वकील वृंदा ग्रोवर ने मुकेश पर दबाव डालकर क्यूरेटिव याचिका दाखिल करवाई थी। कोर्ट के फैसले का निर्भया की मां ने स्वागत किया है क्योंकि वो भी कई बार हताश हो चुके हैं जिस तरह से ये 4 दोषी जो हैं वो कानून के लूपहोल्स का सहारा लेकर वक्त बढ़ा रहे थे फांसी का आगे। देखिए, ये इनकी साजिश ही नाकाम थी। ये जो पटिशन लगाए थे, इनको तो किसी के फैसले पे भरोसा नहीं है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सरकार हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, इनको किसी के फैसले पे भरोसा ही नहीं है। ये लोग ऐसे ही अनलीगल याचिकाएं डाल रहे हैं क्योंकि अब इनके पास लीगल कुछ है नहीं। आगे भी जो याचिकाएं हैं वो खारिज होंगी क्योंकि ये जब तक वो नहीं लटकेंगे तब तक एक नया याचिका आती रहेगी। तो उम्मीद करते हैं हमारी सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से गुहार है, मांग है कि अब 20 मार्च को इनको फांसी हो। अब इनके पास ऐसा कोई सरकारी रेमेडी नहीं है जो इस डेट को पोस्टपोन कराए। जिस तरीके से ये जो 20 मार्च की डेथ सेंटेंस का हैंगिंग होना है, इनका एग्जीक्यूट होना है, उसको कहीं ना कहीं तरीके से पोस्टपोन कराने का जो ये कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं कि इसको हम जितना हो सके डिले करा दें, तो ये अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ड्यू प्रोसेस का पार्ट नहीं है। ये फालतू की इनरिलेवेंट पिटीशन कहीं पर भी मूव कर रहे हैं तो उनका कोई मीनिंग नहीं है, वो मीनिंगलेस पिटीशन है। और अब बात कोरोना वायरस की करते हैं जिसकी दहशत पूरे देश में है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 119 हो गई है। सिर्फ महाराष्ट्र में अब तक 38 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। दुबई से आए एक शख्स में आज कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जा रही है। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई प्रदेशों में स्कूल, मॉल्स, पब्स, जिम्स, तमाम जगह जो है बंद कर दी गई हैं। महाराष्ट्र में भी डिस्कोथेक, पब्स बंद कर दिए गए हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब तक 119 मामले हैं। थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी। और आपको बता दें कई एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन पर भी, एयरपोर्ट्स पर भी, कई दफ्तरों में भी ईरान से लौटे हैं भारतीय। इस बीच एक अच्छी खबर है, एक अच्छी तस्वीर है कि 56 भारतीय जो हैं ईरान से लौटे हैं। जैसलमेर में आइसोलेशन में रखा जाएगा उनको, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। वहीं सांसद भी सतर्क हैं, हैंड सैनिटाइजर, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और कई जगह तो विधानसभा के सत्र जो हैं वो भी स्थगित कर दिए गए हैं। वहीं आपको बताएं कि गुजरात में भी हाईकोर्ट के बाहर अहमदाबाद में किस तरह से तमाम आने जाने वाले लोगों की विशेष स्क्रीनिंग की जा रही है। लेकिन चिंता महाराष्ट्र की बनी हुई है। 38 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र के लोगों में किस कदर खौफ है, इसकी वानगी देखने को मिली पुणे में। पुणे रेलवे स्टेशन पर कोरोना वायरस की एक संदिग्ध महिला की खबर से हड़कंप मच गया। ये महिला आज सुबह लखनऊ से पुणे पहुंची थी। रास्ते में उसे खांसी और बुखार हो रहा था। इसी को लेकर लोग दहशत में आ गए। हालांकि बाद में महिला को पुणे के नायडू अस्पताल में भर्ती करा दिया गया एहतियातन। उधर चेन्नई में भी कोरोना का खौफ देखा जा रहा है। अस्पताल में संदिग्धों की निगरानी की जा रही है। न्यूज नेशन संवाददाता श्री प्रपंच बता रहे हैं कि किस तरह से कोरोना को लेकर बचाव के इंतजाम हैं, लेकिन लोगों में दहशत भी है। दक्षिण भारत में केरला और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के संक्रमक लोगों की संख्या 23 है। हम बता दें कि केरला में 22 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण में हैं और तमिलनाडु में सिर्फ एक शख्स पॉजिटिव पाया गया था और वो शख्स भी अगले 2 दिनों में उसको इनफैक्ट उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि उसके जो टेस्ट हैं लगातार अभी नेगेटिव आ रहे हैं। मगर हम देख सकते हैं कि केरला से इनफैक्ट ये खबर आ रही है कि इनफैक्ट 22 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण में हैं और अभी भी इनफैक्ट 1116 लोग ऑब्जर्वेशन में हैं और इनफैक्ट
900 लोग के करीब क्वारंटाइन में हैं। अगर देखा जाए 800 सैंपल्स इनफैक्ट केरला में टेस्टिंग सेंटर्स भेजे गए थे और इनफैक्ट उसमें से 717 सैंपल्स करीब नेगेटिव आ चुके हैं पूरी तरह, और बाकी के सैंपल्स अभी भी टेस्टिंग जारी है। और अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में अभी तक इनफैक्ट 1,74,880 पैसेंजर्स को अलग अलग जगहों में स्क्रीन किया गया। इसमें से अधिकतर एयरपोर्ट्स में स्क्रीन किए गए थे। और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। कोरोना के संकट को देखते हुए जेएनयू कैंपस को खाली कराने के आदेश दिए गए हैं। कोरोना की वजह से कैंपस को खाली कराने का आदेश दिया गया है। आइसोलेशन में स्टाफ काम करेगा। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एडवाइजरी जारी की है स्टूडेंट्स को कि वो अपने घर जाएं और जो जरूरी हिदायत है उनका पालन करें। फैकल्टी मेंबर और स्टाफ जो हैं वो वैसे ही काम करते रहेंगे। हर्षा चंदवानी हमारे साथ इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। हर्षा, क्या कुछ कहा गया है उस नोटिस में और किस मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, बताएं डिटेल में। देखिए, कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए अब जहां दिल्ली सरकार ने भी तमाम फैसले लिए, स्कूल कॉलेजेस आइसोलेट किए, स्कूल कॉलेजेस सारे बंद किए हुए हैं, सब जगहों पे मल्टीप्लेक्सेस भी बंद किए हुए। इसी को देखते हुए जेएनयू कैंपस ने भी डिसीजन लिया है जो कि 31 मार्च तक जारी रहेगा। हॉस्टल की जो बेसिक मेस फैसिलिटी है वो भी कुछ स्टूडेंट्स तक की रहेंगी, सारी फैसिलिटीज नहीं दी जाएगी। जितने भी स्टूडेंट्स उनको बोला जा रहा है कि हॉस्टल खाली कीजिए, जिनको घर जाना है वो घर जाए, जितनी फैकल्टी मेंबर्स है वो आएंगे, कॉलेज अटेंड करेंगे, लेकिन अपने घरों में ही ज्यादा टाइम तक रहेंगे। तो ये नोटिस चस्पा कर दिया गया है। स्कूल के कॉलेज के जितने बोर्ड्स हैं, जितने भी जो हॉस्टल हैं, उस सबके बाद लगा दी गई है इस तरह की नोटिस। 31 मार्च तक कोरोना के बढ़ती संख्या को देखते हुए 31 मार्च तक ये डिसीजन लिया गया है। 31 मार्च तक लाइब्रेरी और जितनी भी तमाम जगहों पे जो बच्चों की गैदरिंग होती थी, सोशल एक्टिविटीज होती थी, ये तमाम चीजों पर रोक लगा दी गई है। जी हर्षा, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो कोरोना को देखते हुए आइसोलेशन में स्टाफ काम करेगा, लेकिन बच्चों को सलाह यही कि आप हॉस्टल खाली करके अपने अपने घर जाएं और जरूरी हिदायत बरतें। फिलहाल रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़।